फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर ने 1 दशक का सफर तय कर लिया है और इस साल सेमिनार गुजरात के शहर अहमदाबाद में है, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अश्विन नाइक की भूमिका फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर में ही नहीं, बल्कि अनेक सरकारी संस्थाओं और इंडस्ट्री के कई संगठनों में अहम रही है। भारत के मसाला कारोबार को दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचाने का अथक प्रयास और भारत में इनकी खेती पर खास ध्यान दिया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर के संस्थापक चेयरमैन अश्विन नाइक से आज हम चर्चा करेंगे कि 10 साल के सफर के बाद अब फिश की किन भावी योजनाओं पर वे काम करेंगे। मैं हूं कमल शर्मा। अश्विन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका। जी अश्विन जी, सबसे पहले तो आपको मसाला बोर्ड में नियुक्त किए जाने पर बधाई। और पहली बार गुजरात राज्य से बोर्ड में जो नियुक्ति हुई है वह आपकी है। अब अश्विनी नायक जी, सवाल ये आता है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइक स्टेक होल्डर की इस साल 10वीं सेमिनार हो रही है। इन 10 सालों की समीक्षा आप कैसे करते हैं? कैसा रहा यह सफर? कमल जी, पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पहली बार स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का जो बोर्ड होता है उसके अंदर गुजरात से नियुक्ति की है। क्योंकि हमारी काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि कोई ट्रेड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो ट्रेड को समझ रहा हो, ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो स्पाइस बोर्ड के जो आला अधिकारी है उनको बातें पहुंचाए, ट्रेड की समस्याओं को पहुंचाए, जो प्रैक्टिकल चीजें हो रही है वो उन तक पहुंचाए। तो ये सब बातें पहुंचाने के लिए हम लोग करीबन कई सालों से प्रयत्न कर रहे थे स्पाइस बोर्ड के अंदर जुड़ने के लिए। लेकिन काफी समय के बाद हमारी मांग स्वीकार की गई। देर आए पर दुरुस्त आए, ऐसा बोल सकते हैं। और अभी जो सीड एंड स्पाइसेस का ट्रेड है वो करीबन 40-50% इंडिया का जो मसाला का एक्सपोर्ट है उसके अंदर हिस्सेदारी रखता है, और वो ज़्यादा करके गुजरात और राजस्थान से ही मैनेज होता है। तो उसके हिसाब से स्पाइस बोर्ड के अंदर हमारी जो भूमिका है वो काफ़ी अहम बन जाती है। तो वो ध्यान में रखकर सरकार ने अभी जो हमको अ, अंदर बोर्ड के अंदर लिया है, तो मैं ट्रेड की जो भी समस्याएं है, ट्रेड को जितना भी अ, विकास हो सके ट्रेड का, वो सबके लिए बातें बोर्ड की जब जब भी मीटिंगें होंगी उसके अंदर रखूंगा, तब तब उनको नीति विषयक निर्णय निर्णय लेने में मदद रहेगी। हम लोगों ने पिछले कुछ समय से इवन अलग से एक सीड स्पाइसेस बोर्ड करने की भी मांग की है। लेकिन अभी एक जो चीज शुरू हुई है वो अच्छी है, और उसके कारण शायद मुझे लग रहा है कि अपने ट्रेड को लाभ मिलेगा। जी। और ये जो स्थान मिला है उसमें मैं समझता हूँ FISS यानी कि जो फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 10 साल का जो हमारा सफर है वो शुरू किया था 10 साल पहले, और आज जहां हम पहुंचे हैं वो ध्यान में लेके भी सरकार ने शायद हमारी नियुक्ति की है। तो FISS की जो सफर है वो, जैसा आपने बताया आपके शुरुआत में ही, 10 साल पहले गुजरात से ही हमने शुरू की। लेकिन करीबन 10 एनुअल ट्रेड मीट और 10 मिड टर्म मीट, उसके अलावा हमने काफी रीजनल मीट की। उसके साथ हमने करीबन ये सीड स्पाइसेस और जो मसालों के एक्सपोर्टर्स है उनके अलावा जो छोटे व्यापारी रहते हैं मंडियों में, उनको, ब्रोकर्स को, सबको एक साथ जोड़ा है। इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी भारतवर्ष में मेरे हिसाब से। या तो बड़े एक्सपोर्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन रहते थे, या फिर छोटे छोटे जो मंडियों के अपने खुद के व्यापारी एसोसिएशन है वो रहते थे, लेकिन इसके बीच वाला कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। वो सोच के हम लोगों ने FISS की शुरुआत की, और FISS ने जो 10 साल का सफल तय किया है वो सफर एकदम शानदार रहा है। 10 साल पहले हमने जब उदयपुर में पहली एनुअल ट्रेड मीट की, तो कोई भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ध्यान में रखते हुए उसी स्टैंडर्ड की एक मीट जब उदयपुर के अंदर आयोजित हुई, तो ज्यादा करके सब ट्रेड के जो अपने मित्र है सबको लगा कि नहीं, एक अच्छी शुरुआत हुई है। लेकिन कोई भी एसोसिएशन शुरू करना और उसको लंबे समय तक चलाना, सबको साथ में लेके चलना, वो सब सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। वो भी हम लोगों ने अभी तक सफलतापूर्वक तय किया है। मेरी जो
मेरे जो कलीग्स है FISS के अंदर जो जिन्होंने इस एसोसिएशन शुरू करने के लिए मेहनत की, हमारे जो ट्रस्टी है योगेश मेहता सर, जिन्होंने हमको ये करने के लिए प्रेरणा दी, और उसके बाद जो मेरे कलीग मेरे साथ जुड़े वो सब ने भी तहे दिल से मेहनत की है। और FISS का सबसे बड़ा जो USP है, आप जानते हैं कि क्रॉप का डेटा है, और वो क्रॉप का डेटा हमारा फरवरी एंड मार्च के फर्स्ट वीक में जब निकलता है तो पूरा ट्रेड इसकी राह देख के बैठा होता है। और उसका राह देखने का कारण यही है कि पिछले 9 साल से हम लोग करीबन सत्यता के नजदीक में फिगर को देते हैं, और वो फिगर हम लोग जमीनी मेहनत करके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को जोड़ के, जो पुराने व्यापारी है उनके एक्सपीरियंस को जोड़ के, और AI या जो साइंटिफिक मेथड्स बोलते हैं उसको जोड़ के निकालते हैं। ना ही कोई पर्सनल किसी का भी इसके अंदर चलता नहीं है। जो हमारा चेयरमैन होता है उसको भी जिस दिन डेटा रिलीज होते हैं उस दिन तक पता नहीं होता है कि भी क्या डेटा आने वाले हैं। तो ये सब जो हमारी कार्यविधि है उसके कारण FISS का सफर 10 साल का काफी अच्छा और शानदार रहा है। जी, आपका ये 10 साल के अंदर सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आई आपके सामने? चुनौतियां में देखिए, कोई भी नई संस्था शुरू करते हैं और जब व्यापारियों को जोड़ने जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ऑलरेडी कई ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, और साथ साथ में कुछ नए शुरुआत भी करने लगते हैं हमारे साथ साथ में साइड में ही। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं या जो नए शुरू हो रहे हैं उनके बीच में किसी भी एक संस्था को विश्वसनीयता बनाए हुए रख के चलाना, वो एक चुनौती हमारे लिए मेन थी। उसके अलावा हमको ज्यादातर के कोई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि सभी ट्रेडर्स, व्यापारी, गवर्नमेंट, सबका हमको साथ सहकार मिला है, मीडिया का साथ सहकार मिला है। तो हमको, मुझे जहां तक लगता है, मैं 10 साल में से 5 साल तो चेयरमैन रहा हूँ, तो ज्यादातर हमको कोई ज्यादा चुनौतियों का सामना करना नहीं पड़ा है। इस संगठन के लिए आने वाले वर्षों के लिए आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? जैसे कि आपने पहले दुबई के अंदर भी सबसे पहले आपने FISS को पहुंचाया और वहां पर आपने पूरा प्रदर्शन किया कि किस तरह से हम इंटरनेशनल बाजार में उपस्थित हो सकते हैं। अब आगे क्या क्या योजनाएं हैं, क्योंकि 10 साल एक ठीक सफर होता है, 10 साल काफी कुछ होता है। कमल जी, हमारा एक तो वो जो दुबई का मीट था वो सबसे पहला इंटरनेशनल स्पाइस मीट था FISS का। तो हमने एक इंटरनेशनल जगह पे जोड़ने के लिए कोशिश की है। तो हम लोग अभी एवरी ऑल्टरनेट ईयर एक इंटरनेशनल स्पाइस मीट या स्पाइस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग अलग अलग कंट्रियों के साथ मिल के, जैसे दुबई से शुरुआत की तो आगे जाके श्रीलंका है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मतलब जो जो जहां जहां भी स्पाइसेस होती है वो सब कंट्रियों के अंदर एवरी ऑल्टरनेट ईयर हम लोग इस तरह की एक मीट करेंगे। ऐसा एक हमारा आयोजन है। उसके अलावा रीजनल मीट जो हमारी होनी चाहिए उतनी हो नहीं हो रही है, तो रीजनल मीट हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे जो सेंटर है उसके अंदर जाके उधर के व्यापारियों के साथ हम लोग जुड़ सके। उसके अलावा जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं, और अभी इंडिया में भी काफ़ी अच्छे एग्जीबिशंस होने लगे हैं, तो वो एग्जीबिशंस के अंदर FISS खुद एक स्पेस एक्वायर करेगा, और वो स्पेस के अंदर हमारे साथ जो संस्था के साथ जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनको हम लोग वो स्पेस में से, जिनको छोटे स्टॉल लगाने हैं, जिनको खाली टेबल स्पेस जितनी जगह चाहिए, जिनको कम बजट में काम करना है, उनके लिए हम लोग एक स्थान प्रोवाइड कर सके, उसकी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारी एक सबसे बड़ी जो कोशिश है वो कोशिश रहेगी सीड स्पाइस बोर्ड की स्थापना कराना। अगर उसमें हम लोग सक्सेस होते हैं तो वो बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी, क्योंकि जैसे हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो पहले स्टेट थे वो कम थे, अभी उसके बाद 5-6 स्टेट और बढ़े हैं। लेकिन जैसे आज उत्तर प्रदेश या बिहार है, उस तरह के जो बड़े स्टेट होते हैं उसमें और छोटे छोटे स्टेट करने की आवश्यकता होती जा रही है। उसी तरह ट्रेड में भी स्पाइसेस के अंदर बहुत बड़ा एरिया है। स्पाइस बोर्ड साउथ में बैठ के पूरा इंडिया का हैंडलिंग करता है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने एक टर्मरिक बोर्ड बनाया है गवर्नमेंट ने, वो भी स्पाइस बोर्ड के साथ मिलकर ही काम कर रहा है। उसी तरह से एक सीड स्पाइसेस का पूरा एरिया है वो जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है।
तो उसके लिए हम लोग या तो सीड स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या सीड स्पाइस बोर्ड या फिर स्पाइस बोर्ड के अंदर ही कोई अलग से इसको चला सके, उस तरह की एक व्यवस्था की हम लोग मांग कर रहे हैं और उसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो विकास है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से हो। इसके अलावा अभी तक हमारा जो ट्रेड है स्पाइसेस का, वो ज़्यादा करके ट्रेडिंग के हिसाब से ही चलता है। वैल्यू एडिशन के हिसाब से हम लोग अभी तक इतने आगे नहीं बढ़े हैं। तो हम संस्था के मार्फत से ज़्यादा लोगों को वैल्यू एडिशन करने के लिए जो भी आगे के प्रोग्राम हो सके वो प्रोग्राम बनाएंगे। और सबसे बड़ी जो बात होती है, हम सब लोग आज बैठे हैं, बात कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, उसके जो माई बाप है वो किसान, वो किसानों को लेके भी हम लोग अगले साल से साल में कम से कम 2 एक बड़े प्रोग्राम करके किसानों को भी हमारे साथ जोड़ के आगे ले सके, उस तरह के प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। इसके अलावा जो भी हमारे चेयरमैन है तेजस भाई, उनकी शायद आपके साथ 2 दिन पहले ही बात हुई है, तो वो काफी डायनेमिक है। पूरे 10 साल से हमारे जो भी चेयरमैन बने उनके साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के काम किया हुआ है। उनकी खुद की भी काफी पर्सनल योजनाएं हैं जो फेडरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है। जी अ, अश्विन जी, देखिए, नया मुद्दा अब जैसे अमेरिका यूरोप के साथ डील का है, तो भारत की हुई इस डील का आप मसाला कारोबार के लिए कैसे देखते हैं, क्या असर हो सकता है? अभी जो यूएस ने टैरिफ लगाया था, तो टैरिफ लगने के बाद शुरुआत के करीबन 3 एक महीने तक उसका इफेक्ट आया, क्योंकि जो उधर ट्रेडर लोग होते हैं वो लोगों ने माल कम मंगवाना शुरू किया। जो एंड यूजर है उनको तो माल चाहिए किसी भी हाल में, तो वो तो रूटीन के हिसाब से मंगवा रहे थे। लेकिन ट्रेडर होते हैं या छोटे इंपोर्टर होते हैं जिनकी 50% पूंजी टैरिफ के कारण उधर लग जाती थी, उन्होंने थोड़ा माल कम करना शुरू किया था। लेकिन करीबन 2 एक महीने पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने करीबन कुछ 300 400 आइटम जो उधर एसेंशियल के रूप में गिनी जा रही थी, उसमें से रेसिप्रोकल टैरिफ है वो हटा दिया था। तो वो टैरिफ में से करीबन 25% टैरिफ अपना जो मसाला का मेन सेगमेंट है, जीरा, सौंफ, धनिया, सेलरी, ब्लैक पेपर, क्लोव, उसके ऊपर से वो 25% हट गया था। लेकिन 25% जो अपने रशियन ऑयल के कारण लगाया हुआ था वो लग रहा था। अभी जो पिछले हफ्ते ट्रेड डील हुई है उसके बाद से 25% रशियन वाला भी हट गया है। तो मेरे हिसाब से अभी ये 0% पे आ गया है। तो जो अमेरिका के साथ अपना व्यापार पहले सुचारू रूप से चल रहा था 6 8 महीने पहले, उसी तरह चलने लगेगा। उधर के जो ट्रेडर्स या छोटे व्यापारी है वो भी अभी दिल खोल के माल मंगवा सकेंगे। तो एक जो वो रुकावट या स्लोनेस आई थी एक्सपोर्ट के अंदर, वो अभी अपने सभी मसालों में ये साल मेरे ख्याल से नए सीजन के साथ ही रफ्तार तेज होगी और सप्लाई अपनी यूएस के अंदर ज्यादा बढ़ेगी। जी अश्विन भाई, हमारे यहाँ जो खेती और ट्रेड में क्या क्या सुधार होने चाहिए ताकि भारतीय मसालों का निर्यात और बेहतर हो सके? खेती में हम लोग जो चैलेंज सबसे बड़ा फेस कर रहे हैं वो पेस्टिसाइड्स का है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स अभी आजकल ज्यादा करके जो यूरोप में तो काफी बड़े रिस्ट्रिक्शन है ही। इंडिया के जो भी माल जाते हैं वो पेस्टिसाइड्स के लिए उधर टेस्ट होते हैं और उसके कारण कई बार फेल होके वापस आते हैं। यूएस अभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन वो भी कभी भी स्ट्रिक्ट हो सकता है। मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज है जैसे कतार, सऊदी अरेबिया, वो सब यूरोप को फॉलो करते हैं। इवन चाइना और इजिप्ट, इन लोगों ने भी कुछ पेस्टिसाइड्स टेस्टिंग के लिए कंपलसरी रखे हैं। तो उसमें निर्यातक काफी तरह से परेशान होते हैं। इंडिया के अंदर जो एफएसएसआई है खुद उसके पेस्टिसाइड्स के नॉर्म बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर वो सही तरीके से टेस्ट करने जाए तो एक भी माल पास नहीं होगा। लेकिन सामने आपका जो 90% प्रोडक्शन है वो पेस्टिसाइड युक्त होता है। तो सरकार ही इसको आगे जाके पेस्टिसाइड मुक्त कर सकती है, क्योंकि जो पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं वो पेस्टिसाइड्स को प्रोडक्शन बंद करेगी, उसकी ऑल्टरनेट फार्मर को देगी, तब जाके ही ये चीज से व्यापारी मुक्त हो पाएगा। क्योंकि व्यापारी खुद तो इसको बंद कर सकता नहीं है, इतने बड़े पैमाने पे खेती होती है, छोटे छोटे फार्मर होते हैं, हजारों पेस्टिसाइड्स या जो दवाइयाँ बेचने वाली दुकानें होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर लगी हुई होती है। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए चैलेंज है। एफएसएसएआई जो गवर्नमेंट ने खुद बनाई है वो अगर टेस्ट करती है और वो फिर व्यापारी को दंड देती है तो वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके लिए व्यापारी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है फार्मर। फार्मर भी जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि फार्मर के लिए क्रॉप जो होता है वो अपना बच्चा होता है।
अगर जी उसको कोई भी बीमारी लगती है तो वो दवाई देगा ही, दवाई के बगैर वो अपना क्रॉप बचा नहीं सकता है। तो फार्मर को, गवर्नमेंट को ऑल्टरनेट देना पड़ेगा कि आप जो दवाई अब बैन है वो मत यूज करो, उसकी जगह ऑर्गेनिक दवाइयाँ यूज करो, जो नीम बेस है या जो अपने आयुर्वेदिक सिस्टम के जो भी तरीकों से क्रॉप को बचा सकते हैं, वो सब ऑल्टरनेट खड़े गवर्नमेंट करेगी तो ही अपन आगे इसको बढ़ा पाएंगे। नहीं तो ये पेस्टिसाइड वाला जो मामला है वो आगे जाके बहुत परेशान करेगा, और सही में ये हानिकारक भी है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अपन कोई भी आज भी जाके यूट्यूब के अंदर एक लिंक खाली ट्रैक करेंगे कि पंजाब का कैंसर ट्रेंड, तो वो पूरा पेस्टिसाइड्स के कारण ही वो एक ट्रेंड चल रहा है। वो राजस्थान के कोई एक जगह पे पहुंचता है पंजाब से खाली कैंसर की दवाइयों कराने के लिए, और जो कैंसर होता है उसका कारण पेस्टिसाइड्स है। तो वो भले अपने मसालों से जुड़ी हुई पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर आइटम में नहीं है, लेकिन उसका कॉस्ट तो पेस्टिसाइड ही है। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, और इसको अपनी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट की जो भी मिनिस्ट्री इसके साथ लगती है उनको बहुत ही सीरियसली लेके इसको हैंडल करना पड़ेगा, और इसके उपाय लाने पड़ेंगे। नहीं, दो बातें हैं, अगर एकदम दवाइयाँ कम कर देंगे तो क्रॉप कम हो जाएंगे, क्रॉप कम हो जाएंगे तो जो 1-2 साल पहले श्रीलंका में हालत हो गई थी उस तरह की हालत हो जाएगी कि खाने की चीजें अवेलेबल नहीं रहेगी। तो ये बड़ी चैलेंज है, गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है, व्यापारियों के लिए भी चैलेंज है। उसमें से उभरने के लिए मेरे ख्याल से काफी मीटिंग करके इसके रास्ते निकालना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अश्विन जी। थैंक यू कमल जी।